नमस्कार। नाभस योग पर बात चल रही थी और नाभस योग के अंतर्गत हम लोग आकृति योग के विषय में जान रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को श्रृंगाटक योग और हल योग के विषय में जानकारी दी है, लेकिन वीडियो के मध्य में श्रृंगाटक योग के पश्चात जो है हल योग के शुरुआती में वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं पुनः जो है हल योग रिपीट करता हूँ। उसके पश्चात जो है अपने वज्र और यव योग पर आज बात करेंगे। देखिए, हल योग के विषय में जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास जब कोई भी कुंडली आती है तो उस कुंडली में मुख्यतः 4 त्रिकोण होते हैं। किसी भी कुंडली में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म त्रिकोण का अर्थ होता है लग्न, पंचम, नवम। तो ऐसी स्थिति में यदि सूर्य से शनि पर्यंत लग्न, पंचम, नवम में मिक्स होकर सभी ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में श्रृंगाटक योग का निर्माण होता है। और शेष जो 3 त्रिकोण बचते हैं, है ना, क्या 3 त्रिकोण? देखिए यहाँ पर पुनः जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थ त्रिकोण मतलब द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और दशम भाव। इसमें अगर सभी ग्रह मिक्स होकर बैठ जाते हैं सूर्य से शनि तक, पुनः कह रहा हूँ आकृति योग को भाव चलित में देखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है हल योग का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा यदि काम त्रिकोण में भी अगर सूर्य से शनि तक सभी ग्रह बैठेंगे तो भी हल योग का निर्माण होता है। काम त्रिकोण मतलब तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव में अगर सभी ग्रह बैठ जाएंगे सूर्य से शनि तक तो हल योग का निर्माण यहाँ भी होता है। इसके अलावा एक त्रिकोण और बचता है जिसको हम लोग मोक्ष त्रिकोण के नाम से जानते हैं, अर्थात चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। अगर इन 3 भावों में सभी ग्रह बैठे हैं सूर्य से लेकर शनि पर्यंत तो यहाँ भी हल योग का निर्माण हो जाता है। हल योग का जो फल है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसान खेती करने वाला होता है, दरिद्र होता है, जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है। ऐसे लोगों पर काफ़ी जो है मेहनत मशक्क़त जो है इन लोगों को करनी होती है। साथ ही मैंने कुछ बातें और भी आप लोगों को बताई थी हल योग के विषय में। हल योग वाला व्यक्ति जो है उसके मन में उद्वेग होता है काफ़ी, और शास्त्र में ये बताया है कि मित्रों का सहयोग मिलता भी है। कुछ कुछ शास्त्र कहते हैं, कुछ कुछ ग्रंथ कहते हैं कि नहीं भी मिलता। तो इस पर जहाँ पर ऐसी परिस्थिति है वहाँ पर उस फलित को छोड़ना ही सटीक है। इसको अपने ज्ञान के अनुसार और अपने एक्सपीरियंस से समझने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हल योग में व्यक्ति जो है वो बहुत मेहनत करने वाला होता है, दरिद्र होता है, खेती का कार्य करने वाला होता है, फसलों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है और प्रायः जो है दुखी रहता है, ऐसा फल ऋषि पराशर ने कहा है। तो आशा कर रहा हूँ कि हल योग के विषय में जो पिछले वीडियो में गड़बड़ी हो गई थी वो दुविधा जो है अभी समाप्त हो चुकी होगी आप लोगों की। तो अभी जो है हम लोग बात को आगे जो है बढ़ाएंगे और हम लोग वज्र योग और यव योग के विषय में देखेंगे। तो देखिए, वज्र योग, जैसे वज्र के नाम से आप जानते हैं कि इंद्र का वज्र, जो कि बहुत एक शक्तिशाली जो है अस्त्र है। ओके, तो वज्र योग का निर्माण कैसे होता है? देखिए, ऋषि का कहना है यदि सभी शुभ ग्रह, ओके, तो शुभ ग्रह कौन कौन होते हैं आप सभी को पता है। चंद्र, चंद्र से बुध, बुध से शुक्र और शुक्र से गुरु अधिक शुभ ग्रह है। ओके, बेनिफिक प्लैनेट्स में चंद्र, चंद्र से बुध, बुध से शुक्र, शुक्र से गुरु अधिक शुभ ग्रह है। ओके, तो ऐसी स्थिति में देखिए, पिछले आई थिंक वीडियो में या उसके पहले वाले में किसी एक दर्शक ने जो है व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया था कि शुभ ग्रहों से जो आप माला योग बता रहे हैं उसमें आपने मरकरी को क्यों नहीं लिया। मैंने इनडायरेक्टली कहा है वहाँ भी कि चंद्र से बुध, बुध से शुक्र, शुक्र से गुरु अधिक बढ़ते क्रम में शुभ होता है। तो मैंने चंद्र को लिया, लेकिन बात तो मरकरी के साथ भी बनेगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मरकरी के साथ एक समस्या है, वो समस्या ये है कि मरकरी अगर पाप ग्रहों के साथ अगर बैठ जाता है तो वो पापी हो जाता है, वो पाप फल देता है। ठीक है,
तो इसको अपनी सोच समझ के साथ, बुद्धिमानी के साथ प्रयोग में लाना चाहिए मरकरी के केस में। और चंद्र यदि शुक्ल पक्ष का है और वो लगभग सप्तमी या अष्टमी का है ना, उसके आगे का है, तो फिर वो हम लोग मानते हैं कि वो पक्ष बल से युक्त है, तो वो शुभ फल प्रदान करेगा इन जनरल। चलिए, तो अभी बात आती है वज्र योग के विषय में। जैसा मैंने बताया आपको कि सभी शुभ ग्रह जो है वो लग्न और सप्तम में होने चाहिए। यहाँ भी बात जो है भाव चलित की ही हो रही है। भाव चलित से योगों को देखने की आवश्यकता है, विशेषकर आकृति योग। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए लग्न में कितने ग्रह होने चाहिए। ओके, तो हमारे पास 4 शुभ ग्रह हैं, चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु। ओके, तो कभी भी बुध और शुक्र आमने सामने नहीं हो सकते, या तो एक साथ होंगे और आगे अगर पीछे होंगे तो सब शुभ ग्रह जो है लग्न में या सप्तम भाव में ऐसे नहीं आ सकते एक साथ। ओके, तो इसमें एक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि बुध शुक्र साथ होने चाहिए। ठीक है, भले चंद्र और गुरु बैठ जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं यहां पर लग्न में मरकरी और वीनस बैठा हो, करेक्ट, और सप्तम भाव में जो है चंद्र और गुरु बैठ जाए, है ना, चंद्र और गुरु बैठ जाए, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर एक लक्षण बनता है वज्र योग का, लेकिन इसके आगे भी ऋषि कहते हैं, इसके आगे ऋषि कहते हैं कि सभी पापी ग्रह जो है वो चतुर्थ और दशम में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? चतुर्थ और दशम में, इन 2 भावों में पापी ग्रह होने चाहिए, तब जो है वज्र योग का निर्माण होता है। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि लग्न में और सप्तम भाव में सभी शुभ ग्रह आ जाएं और चतुर्थ और दशम में सभी पाप ग्रह आ जाएं। यहाँ पर फिर से बात है, राहु केतु को गणना में न लें। अगर चतुर्थ भाव में राहु भी आ जाए, है ना, तो वो एक सोने पे सुहागा वाली बात होगी, क्योंकि अल्टीमेट राहु केतु नैसर्गिक पाप ग्रह ही होते हैं। तो हम लोगों के पास नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास में मुख्यतः जो है वो 3 ग्रह बचते हैं। ऐसी स्थिति में वो 3 ग्रह क्या बचते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या ध्यान देना है? ध्यान से समझिए। सूर्य से मंगल, मंगल से शनि अधिक पापी है। ओके, सूर्य से मंगल, मंगल से शनि, शनि से राहु अधिक पापी है। तो देखिए, अब चूंकि मरकरी को मैंने यहाँ लिखा है, तो नो डाउट सूर्य जो है ना तो चतुर्थ भाव में जा सकता है, ओके, ना वो दशम में जा सकता है, क्योंकि बुध के आसपास ही सूर्य होता है। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में मानकर चल रहे हैं हम लोग कि मंगल और शनि, अगर मार्स अगर 4th में आ जाए और सैटर्न अगर 10th में आ जाए, है ना, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वज्र योग का निर्माण कुंडली में हो जाएगा। ठीक है जी। या फिर शनि जो है वो चतुर्थ में बैठ जाए, मंगल दशम में बैठ जाए, तो ये एक कुंडली बनेगी ऐसी जहां पर वज्र योग का निर्माण होगा। ठीक है, तो वज्र योग के विषय में जो फल ऋषि ने कहा है उसको कहने से पहले मैं ये बताऊं कि ऋषि कहते हैं कि वज्र योग का जो फल है वो विशेष रूप से आपको व्यक्ति अपने जीवन में प्रारंभ में फील करता है और अंत में फील करता है। उसका विशेष शुभ फल देखने को मिलता है। कब मिलता है? जब नेटिव जो है वो बच्चा होता है बेसिकली, ओके, अर्ली स्टेज में होता है। आप लगभग मान सकते हैं कि अगर 90 वर्ष की आयु या 80 वर्ष की भी आयु अगर पकड़ते हैं, इन टोटल अगर अपने एक अप्रोक्सीमेटली 90 वर्ष की आयु मानते हैं अगर, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 30 वर्ष तक नेटिव का जो भाग्य है, जो जीवन है, वो अच्छा चलेगा। 30 से लेकर 60 तक स्थिति में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, वहाँ पर बहुत कुछ हो नहीं पाएगा, और वापस 60 से 90 वर्ष तक व्यक्ति सुखी रहेगा। इस प्रकार से 3 खंड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वज्र के जो सिरे होते हैं वो ज़्यादा
पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं। ओके, वज्र जो है उसका ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा ज़्यादा बलवान होता है, ऐसी मान्यता ऋषि की है। तो इस कारण से वज्र योग जो है वो स्टार्टिंग फेज में और लास्ट के फेज में जो है वो शुभ फल देता है। ठीक है जी। अब वज्र योग का फल क्या होता है? तो देखिए, व्यक्ति जो है, जैसा कि वज्र नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, ये आपको पावर एंड पोजीशन देता है, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये वज्र योग आपको जीवन में सुख देगा। कब देगा? जैसा मैंने बताया, स्टार्टिंग फेज में और एंडिंग फेज में देगा। साथ ही ये योग शत्रुहंता योग है। जितने भी एनिमीज होते हैं वो लाइफ के फर्स्ट पार्ट में और लास्ट पार्ट में उनका नाश करता है ये योग। आपसे, ऐसे व्यक्ति से जो भी टक्कर लेता है, टकराता है, वो फिर टिक नहीं पाता। ओके, उस पर वज्र का प्रहार हो जाता है, ऐसा समझिए। सो बेसिकली वज्र योग का जो मध्य भाग होता है वो कष्टकारक होता है, वहाँ पर भाग्यहीनता का शिकार होता है नेटिव। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं, यव योग के विषय में जानते हैं। तो देखिए, यव योग में बिल्कुल उल्टा है। ओके, यव का मतलब होता है जौ, जो हम लोग पूजा आदि में व्यवहार करते हैं। जौ का पानी भी जो है लोग पीते हैं। ओके, आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे प्रकार से किया जाता है। तो यव का अर्थ है जौ। तो जौ जो है, जौ योग या यव योग बेसिकली ये बिल्कुल उलट है। ठीक है जी, उलट इन द सेंस, जहां पर वज्र योग में शुभ ग्रह बताए हैं वहीं पर पाप ग्रह, और जहां पर पाप ग्रह बताया है वहां पर नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो यव योग का निर्माण होता हुआ दिखता है। आइए फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही आप समझिए कि मार्स लग्न में आ गया। ओके, सैटर्न 7th में आ गया, या फिर इसके उलट लग्न में शनि, सप्तम में मंगल आ जाए। और अगेन जो है आप यहाँ पर मरकरी को 4th में रखिए, वीनस को 4th में रखिए। ओके, और मून और जुपिटर को आप 10वें भाव में रख दीजिए, या फिर मून जुपिटर को आप 4th में रख दीजिए, मरकरी और वीनस को आप 10th में रख दीजिए। तो ये स्थिति बनती है जहां पर यव योग का निर्माण हो जाता है। ठीक है जी। तो यव योग जो है, आप देखिएगा, एक जो जौ होती है उसका जो मध्य भाग होता है वो फूला हुआ होता है ना, वो उसमें वो भाग उभरा हुआ होता है, तो वो भाग पुष्ट होता है, और उसके सिरे जो होते हैं, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, वो कमज़ोर होता है। इसलिए जिसकी भी कुंडली में यव योग या जौ योग का निर्माण होता है वो व्यक्ति अपने जीवन के मध्यावस्था में, जब मिडिल फेज चलता है उसकी लाइफ का, उस समय पर ऐसा नेटिव सुखी होता है, धनवान होता है, उसका भाग्य तेजी के साथ आगे बढ़ता है। ओके, इसको ज़्यादातर अच्छा फलित करने के लिए इस योग के विषय में आपको आयु खंड पहले देखना चाहिए। उस आयु खंड के आप 3 टुकड़े कर दीजिए। उसके पश्चात जो मध्य का स्पैन आता है उसमें जो है नेटिव को सलाह दी जानी चाहिए कि इस अवधि से इस अवधि तक आपका भाग्य बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, तो मैंने आपको यव योग के विषय में जानकारी दी आज, और वज्र योग के विषय में जानकारी दी है। एक योग भी अगर आप याद कर लेते हैं वज्र, ओके, तो यव योग ऑटोमेटिक आपको दिमाग में बैठ जाएगा आपके, क्योंकि बिल्कुल उलट है। ठीक है जी। तो यव योग वाला जो व्यक्ति है वो व्रत, उपवास, नियम, निष्ठा आदि में विश्वास करने वाला होता है। साथ ही जो है वो मांगलिक कार्यों में लगा रहता है, उसी में कार्यरत रहता है, ऐसा ऋषि का कहना है। और जैसा कि मैंने बताया, आयु के मध्य भाग में वो सुखी होता है। ऐसा व्यक्ति पुत्रवान, बहुत धनवान होता है, दानी भी होता है, और उसके पास फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा होती है। ओके, उसके पास फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा होती है, स्थायी संपत्ति, घर, मकान
आदि ज़्यादा होती है। ऐसी संपत्ति जो कि एक स्थान पर पड़ी ही रहती है, वो चल नहीं सकती या उसको मूव नहीं करवाया जा सकता, तो इस योग का ऐसा फल ऋषि ने बताया है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को वज्र और यव योग समझ में आ गया है। जो पिछले वीडियो में जो हल योग के विषय में जो वीडियो में कुछ गड़बड़ी थी, मैंने उसको यहाँ पर जो है मैंने उसको भी आप लोगों के समक्ष जो है क्लियर करने की कोशिश की है। अभी आगे जो है आकृति योग पर और कुछ योग शेष हैं, उस पर बात समय पर धीरे धीरे मैं करता रहूँगा। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा है कि नाभस योग पूरी तरह से कंप्लीट होगा, इसके बाद जो है मैं आप लोगों के समक्ष कुछ और योग भी रखूँगा। अगर समय मिला तो कोशिश करूँगा कि पाराशर सिद्धांत के विषय में बात करूँ, जैसे कि भाव फलाध्याय कि किस भाव का फल कैसे देखा जाता है, वो भाव कब एक्टिव होगा, घटना कब घटित होगी, है ना। तो इन सब पर धीरे धीरे करके बात करूंगा। अगर संभव हुआ तो मैं लघु पाराशरी सिद्धांत भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अभी कोशिश यही है कि आप लोगों को रोज़ 1 वीडियो 2 वीडियो देने का मेरा पूरा प्रयास है। बाकी परमात्मा की इच्छा। अभी के लिए वीडियो को यहीं तक रखता हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेने से आपको भविष्य में लाभ ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं है। बेल आइकन को ज़रूर आप लोग ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धीरे धीरे जो है अभी पाराशर पर या सो कॉल्ड कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी पर बात चलती रहेगी, और साथ ही साथ जो भृगुनंदी नाड़ी पर भी जो अपनी बात कर रहे थे वो भी चलेगी। इन बिटवीन कोशिश है कि कभी नक्षत्र नाड़ी, कृष्णमूर्ति पद्धति, कस्पल इंटरलिंक, KCIL, ओके, मीना टू नाड़ी सिस्टम, इन सब पर भी बात करूँगा, प्रश्न शास्त्र पर भी बात करूँगा। धीरे धीरे करके अपने चलते रहेंगे। ओके, अभी के लिए वीडियो को इतना ही रख रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।